ऑफिस में बैठा हुआ था जब नायला ऑफिस में दाखिल हुई थी। नायला को देखते ही बेसाख्ता इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। नायला, अचानक तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझे बता दिया होता। आने से पहले इसकी बात सुन के नायला एकदम से इसके करीब आती हुई इसके गले में बाहें डालते हुए इसके ऊपर झुक गई थी। क्या कर रही हो नायला? मैं ऑफिस में हूँ, वो दबा दबा चिल्लाया था। वो कहने लगी, तुम्हारी बीजान तुम्हारा रिश्ता देख रही है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। वो इसके होंठों पे गिरफ्त जमाते हुए बोली तो वो एकदम से इसे खुद से दूर कर गया। क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? पहले मैंने कभी तुम्हें अपने इतना करीब आने दिया है जो तुम आज आ रही हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ जोहान, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, किसी कीमत पे भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जोहान, वो जोहान के गिरबान से पकड़ते हुए एक दफा फिर से इसके ऊपर झुकी। इसी लम्हे फातिमा ऑफिस में दाखिल हुई थी और इस लड़की को यूं बेबाकी से मुकाबिल शख्स के ऊपर झुका हुआ देख के वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुई और जल्दी से वहां से बाहर चले गई। इसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। आज से पहले यूं किसी को इसने अपने सामने ऐसी हरकत करते हुए नहीं देखा था। जिसे इन्हें देखा जोहान ने एकदम से नायला को खुद से दूर धक्का दिया और तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं जानता था कि तुम बेबाक हो, मगर तुम बेहया हो, इस चीज का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला था, चली जाओ यहाँ से नायला, फिलहाल मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। नायला की आंखों में से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। तुम्हें पता है ना, मैं मानती हूँ कि मैं बीजान को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। वो नरमी से इसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज जाओ यहाँ से। वो एक दफा फिर से चिल्लाया। अब की बार इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि बाहर बैठे हुए सारे वर्कर्स ने बेसाख्ता ही दरवाजे की तरफ देखा था, मगर दोबारा से सब अपने कामों में मगन हो गए। तभी जोहान के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे, जबकि फातिमा को अभी तक अजीब सा डर लग रहा था। वो जल्दबाजी में इसके कमरे में गई थी, वरना वो हमेशा नॉक करके जाती थी। वो जानती थी कि अब इसकी खैर नहीं। काफी ज्यादा परेशानी से बैठी हुई थी। क्या हो गया फातिमा, इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? बिस्मा ने नरमी से पूछा। इसकी बात सुन के फातिमा ने नफी में सर हिलाया। काफी वक्त बाद वो लड़की से निकलती हुई नजर आई, जो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। तो वह जल्दी से उठी, फाइल लेती हुई कमरे में आई। आहिस्तगी से इसने दरवाजा नॉक किया तो सामने जोहान खड़ा हुआ था। पहले भी मैंने तुम लोगों को मना किया था कि बगैर नॉक किए मेरे कमरे में मत आया करो, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। तो फातिमा का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा था। वो एकदम से फातिमा के पास आया, इसके कंधों से पकड़कर इसे दीवार के साथ लगा दिया। तुम क्यों आई थी? क्यों बताओ, एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोला। इससे डर लग रहा था शायद इसके बारे में कोई गलत ना सोचे। वो सब बर्दाश्त कर सकता है, कोई इसके बारे में कुछ भी सोचता, लेकिन कोई इसके किरदार के बारे में गलत सोचता था। मैंने कुछ भी नहीं देखा, वो कांपती हुई आवाज में बोली। इसकी बात सुन के वो तंजिया अंदाज में हंसता हुआ कहने लगा, हाँ मान ली तुम्हारी बात कि तुमने कुछ नहीं देखा। ये कहते हुए एकदम से इसे झटक दिया। सर, वो ये वाली फाइल आपको दिखानी थी, वो डरते हुए बोली। तो इसने इसके हाथ से फाइल पकड़ी और इसे देखने लगा। सारे फाइल को चेक करने के बाद वो कहने लगा, ये वाली मीटिंग आज रात है और तुमने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। अब की बार इसका लहजा नर्म हुआ था और वो अपनी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को साफ करने लगी। जी सर, मैंने ही मुकम्मल किया है, वो दोबारा से नरमी से गोया हुई। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, चलो ठीक है, रात को मीटिंग के लिए रेडी रहो। सर, वो मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं, तो इस वजह से मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकूंगी। ये सुनकर जोहान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। गुस्से में कहने लगा, तो फिर जब प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल किया है तो मीटिंग में क्या प्रेजेंटेशन मैंने देनी है? अब की बार वो दोबारा से गुस्से में बोला। इससे पहले नायला पे बहुत गुस्सा आया था, इसका सारा गुस्सा वो इस पर निकाल चुका था। जी सर, मैं अटेंड कर लूंगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो किसी कीमत पे ये जॉब हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इस वजह से वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वो बाहर आकर बैठी तो बेसाख्ता इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहने लगे। वो टेबल पर सर रखे हिचकियों के साथ रो रही थी। जब जोहान बाहर राउंड पे आया, वो अभी तक यूं ही रोए जा रही थी। जोहान ने इसकी तरफ देखा। मिस फातिमा, कमरे में आकर मेरी बात सुने। वो सख्त लहजे में बैठा गोया हुआ और वो वापस कमरे में आ गया।
कमरे में आया तो पीछे से आ गई। क्यों रो रही हैं आप? अब की बार इसका लहजा नरम हुआ था। देखिए मिस फातिमा, जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे दूंगा, बल्कि मैं खुद आपको ड्रॉप कर दूंगा हॉस्पिटल में जहां आपके बाबा हैं। मैं वहां ही आपको, देखिए आपको पता है कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है तो प्रेजेंटेशन भी आपने देनी है। सर प्लीज़ आप रोना बंद करें। इसने नरमी से समझाया तो वह इस बात में सर हिला गई। रात अभी इनकी मीटिंग चल रही थी जब इसके मोबाइल पे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो कॉल को काटने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने अपनी छोटी बहन का जगमगाता हुआ नंबर देख के इससे बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त हॉस्पिटल से ही कॉल आ सकती है। इसके बाबा का ऑपरेशन था और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसका प्रेजेंटेशन देने का टाइम था। अचानक इसने कॉल पिक की। इजाज़त नहीं ली, मगर इसके बावजूद इसने कॉल पिक कर ली। वो खूनख्वार निगाहों से इसे देखे जा रहा था। सब इसकी तरफ मतवज्जो हो गए, मगर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुन के इसके हाथ से मोबाइल गिरा और वो वहीं बेहोश हो गई। ज़ोहान जल्दी से इसकी तरफ गया। मिस फातिमा, फातिमा, फातिमा क्या हुआ है? फातिमा, वो इसकी गाल को थपथपाते हुए बोला, मगर इसका वजूद बिल्कुल बेजान सा होने लगा था। इसे होश नहीं आ रही थी। सर प्लीज़ मैं मैनेज कर लूँगा, आप प्लीज़ इन्हें ले जाएं। वासिफ ने फ़ौरन से कहा तो वह इस बात में सर हिलाता इसे वो अपने बाजू में उठा गया। फातिमा, वो सारे रास्ते इसकी गाल को थपथपाता आया था। इसके लिए जैसे हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर कहने लगे इन्हें हार्ट अटैक हुआ। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो परेशानी के आलम में कॉरिडोर में बैठा हुआ इसके मोबाइल को इसके हाथ में पकड़ा हुआ था। जब दोबारा से कॉल आने लगी, हेलो, इधर से रोती हुई आवाज़ आई थी किसी लड़की की। आप ही किधर हैं? प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। वो रोते हुए बोल रही थी। सब ठीक है, वो नरमी से गोया हुआ। आप कौन है? वो कांपती हुई आवाज़ में पूछने लगी। देखे इनकी तबीयत नहीं ठीक, मैंने हॉस्पिटल लेके आया हूँ। क्या हुआ? वो कहने लगी बाबा की डेथ हो गई है, तो प्लीज़ आप ही को बोलें जल्दी आ जाएं। वो रोते हुए बोल रही थी। चले ठीक है। इसने कॉल कट कर दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इसे हार्ट अटैक हुआ था, जबकि वह ऐसी हालत में भला कैसे इसे वहाँ जाने दे सकता था और कैसे इसे बता सकता था? ना कुछ बता सकता था, ना छुपा सकता था। वो डॉक्टर से बार बार पूछ रहा था कि इसकी कैसी कंडीशन है, और जब इसे ज़ब्त ना हुआ तो इसकी बहन को दोबारा से कॉल की, मगर दूसरी तरफ से अब की बार किसी आदमी ने उठाई। हेलो, सख्त आवाज़ में कोई मर्द बोला था। आप कौन है? ऐसे नरमी से पूछा। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से मज़ीद सख्ती से पूछा गया। जी मैं फातिमा का बॉस हूँ, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो काइंडली कोई आप में से हॉस्पिटल आ जाए। वो नरमी से बोल रहा था। इसके बाप का यहाँ इंतकाल हो गया है, मैं इसका चाचू, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ। ये कहते हुए इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह का पूछ के कॉल कट कर दी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। एक लड़का आया था जो बहुत संजीदा मिजाज लग रहा था। फातिमा आप ही कैसी हैं? इसने नरमी से पूछा। इसके लहजे में बिल्कुल नरमी थी, शाइस्तगी थी। इनकी तबीयत नहीं ठीक, तो प्लीज़ मुझे लेट हो गया है, मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, तो मैं जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ही मेरा कार्ड रख लें, मुझे बताइएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसामा अंदर की तरफ गया था। इसकी हालत देखते हुए उसामा को कुछ हुआ था। आप ही, वो नरमी से इसे पुकारने लगा। इसने आंखें खोल के देखा था। बाबा, वो उठते हुए बाबा बाबा पुकारने लगी थी। जल्दी से इसने अपने हाथ से ड्रिपें उतारी। मुझे बाबा के पास ले जाओ उसामा, प्लीज़ मुझे बाबा के पास ले जाओ, वो रोते हुए कह रही थी। आप ही, आपकी तबीयत नहीं ठीक, वो नरमी से कह रहा था, लेकिन वो बस एक ही जिद लगा के बैठी हुई थी। मुझे बाबा के पास जाना है। इसकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और डॉक्टर की इजाज़त से वो इसे लेकर घर आ गया, लेकिन इसे ऐसे आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसे टेंशन लेने से मना किया गया था। वहाँ ये भी आते ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। रो रो कर इसने अपनी बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। एक हार्ट अटैक हुआ था, दूसरा फ़ौरन से उसे उठकर घर चली गई। इसकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसे उठना भी मुश्किल लग रहा था। इसके बाबा के मरने के बाद तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल वो मरती जा रही है। शाम का वक्त था। उसामा इनके पास था। चचा जान किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे। वो गेस्ट रूम में था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने का अनजान सा शख्स खड़ा हुआ था जिसे इसने हॉस्पिटल में देखा था। फातिमा का बॉस था, साथ एक बुजुर्ग सी खातून थी। वो इनके साथ अंदर दाखिल हुआ। इतने में निशा भी बाहर आई। निशा इन्हें देख के सलाम करती हुई इन्हें अंदर लेकर आई थी। इन्होंने फातिमा को देखा। वो एक दफ़ा पहले भी फातिमा से मिल चुकी थी। ऑफिस में वो इसके पास आके बैठ गई। आहिस्तगी से कहने लगी, बेटा सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र देगा।
वो नरमी से इसे कह रही थी। इनकी मम्मा का बहुत पहले इंतकाल हुआ था और अब बाबा का भी हो गया था। वो दोनों बहनें ही थीं। वो नरमी से कहने लगी, बेटा परेशान मत हो। आहिस्तगी से इसे सीने से लगा लिया और इतना नरम सा लम्स तो इसने पहली दफ़ा महसूस किया था। अपनी माँ के मरने के बाद तो इसने कभी किसी औरत की इतनी नरम आगोश महसूस ही नहीं की थी। वो हिचकियों के साथ रोने लगी। वो धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाते हुए इसे हौसला देने लगी। बेटा रोना बंद करो, अल्लाह पाक सब ठीक करेगा, सब बेहतर हो जाएगा। वो मोहब्बत से इसे समझा रही थी और वो मज़ीद हिचकियों से रोने लगी। बस ना रोना नहीं है, वो नरमी से इसे समझा रही थी। ज़ुहान ही इन्हें लेकर आया था। न जाने क्यों इसे फातिमा पर बहुत ज़्यादा तरस आया था। वो फातिमा के बैकग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ था। जब भी बीजान फातिमा के पास से होकर आई थी अजीब परेशान थी, किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या वह बीजान, वो जो इनकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था, इनकी तरफ देखता हुआ बोला, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, बस मैं इन बच्चियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बीजान इनके पास इनके चाचू जाने, आप क्यों परेशान हो रही हैं? फातिमा ने मुझे बताया था कि वहाँ पे जो लड़का था वो इसके साथ इसकी छोटी बहन का रिश्ता तय है, मगर वो तो इसके बाप के मरने के बाद फौरन से रुखसती मांग रहे थे। निकाह हुआ है और मुझे डर लग रहा है कि फातिमा बेचारी अकेली हो जाएगी। बीजान आप क्यों डर रही हैं? वो हैरत से इनकी तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मैं चाहती हूँ कि बेटा तुम फातिमा के साथ शादी कर लो। ये सुन के इसका तो दिमाग घूम गया। बीजान जज्बाती थी, मगर इतनी जज्बाती होंगी इससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बीजान ये आप क्या कह रही हैं? वो एकदम से उठकर बैठ गया। बेटा वो बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी है, तुम इसके साथ शादी कर लो। वो किसी कीमत पे भी फातिमा के साथ शादी नहीं करना चाहता था। इसे तो नायला के साथ शादी करनी थी। नायला को बोल भी चुका था। बेशक नायला की हरकतें इसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी वो इससे शादी करना चाहता था। मोहब्बत भी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि अगर इसने नायला को ना अपनाया तो वो करेगी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बेटा तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे वो लड़की पहले दिन से एक आंख नहीं भाती। मैं कभी भी इसे तुम्हारी बीवी के तौर पर इस घर में कबूल नहीं करूँगी। फिर ये आई तो अपनी ही बीजान को घर से निकाल देना, और सिर्फ फातिमा को देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से बाहर चली गई और वो हैरत से इसे देखने लगा। ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया हुआ था कि वक्त गुजरने लगा। वो 1 महीने बाद दोबारा से ऑफिस आई थी। जैसे वो ऑफिस आई तो ज़ुहान ने इसे अपने ऑफिस में बुला लिया। कहने लगा, मुझे तो लगता है कि जितनी आपने लंबी छुट्टी ली आप दोबारा ऑफिस से नहीं आएंगी। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, नहीं वो मेरी बहन की शादी थी तो इस वजह से। ओ अच्छा हो गई। वो इस बात में सर हिलाने लगी। आप किसके पास रहती हैं? वो नरमी से गोया हुआ। जी मैं अकेली रहती हूँ। वो थोड़ा अब की बार सख्त लहजे में बोली थी। चले ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के वो नासमझी के आलम में इसे देखने लगी, मगर बात में यहाँ पे नहीं करना चाहता। मेरे साथ कहीं चले, बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। नहीं मैं ऐसे आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर कोई ज़रूरी बात है तो यहाँ पे ही कर लें। देखिए मैंने क्या बोला है, क्या आप मेरे साथ चले? वो नरमी से गोया हुआ था और वो इस बात में सर हिला गई। वो इसके साथ एक रेस्टोरेंट में आई। वो कहने लगा, देखो बीजान को तुम पसंद आ गई हो और बीजान तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, लेकिन मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो इसकी बात सुन के वो कहने लगी, तो मैं कौन सा आप में इंटरेस्टेड हूँ? इसका लहजा थोड़ा सा सख्त था। वो खुशगवार हैरत से गुजरा। वो कहने लगी, तो फिर इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर मैं आपकी बीजान को पसंद आई हूँ तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। इसकी बात सुन के वो नरमी से कहने लगा, देखें मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें। कॉन्ट्रैक्ट के तहत महज 2 माह के लिए। इस दौरान आपका बिहेव बीजान के साथ बहुत बुरा होना चाहिए ताकि आप बीजान को बुरी लगने लग जाएं। इसके बाद फिर मैं आपको तलाक दे दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों के दरमियान महज एक कागजी रिश्ता होगा। इसकी बात सुन के वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी कि आप क्या कह रहे हैं, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसकी आंखों में बेसाख्ता नमी तैरने लगी। देखिए बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आप सारी ज़िंदगी भी बैठ के खाएंगी ना तो ख़त्म नहीं होंगे। इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। देखें मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। दोबारा से इसका लहजा सख्त था। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे साथ कर लें। अगर आप नहीं करेंगी तो वैसे मुझे मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको अपनी बीवी बनाते हुए। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला था और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पहले इसकी ताईजान से इसे अच्छी खासी बदगुमान थी। ऐसे बात बात पे कहती थी, अच्छे खासे तुमने पैसे कमाए होंगे
नौकरी करती थी, बहन को कुछ दिया तो नहीं। इससे भी जिंदगी में बहुत कुछ करना था। वो चाहती थी वो कोई अपना काम करे और मुकाबिल शख्स को देखने लगी। और अगले लम्हे न जाने क्यों वो कहने लगी, मुझे आपको फिर अपने साथ बिजनेस में शामिल करना होगा। इसकी बात सुन के मुकाबिल शख्स की पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो जानता था कि वो अच्छी खासी ज़हीन है, अच्छा खासा इससे काम आता है और वो बिजनेस में पार्टनरशिप पे काम करने के काबिल भी है। इसकी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, मेरे कुछ प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम हो जाएंगे, वो संजीदगी से बोला था। और इसकी बात सुन के वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होगा कि आप आधे प्रोजेक्ट मेरे नाम करेंगे। आप आधे प्रोजेक्ट मेरे नाम करेंगे मतलब जो आप करना चाहती हैं। इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिला गया। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि आपको आगे मेरे साथ काम करना होगा। ठीक है। वो दोनों एक दूसरे की बातें मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब बहुत सादगी के साथ इनका निकाह करके इसे घर ले आया। बेजान ने जब इससे पूछा, वो कहने लगा, आप किसको बहू के रूप में देखना चाहती थी ना? देखिए, मैं इसके साथ निकाह करके आ गया हूँ। बीजान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या मतलब? मैं ऐसे तो नहीं शादी करना चाहती थी। तुम मेरे इकलौते पोते हो, मैं तो तुम्हारी बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। बीजान की बात सुन के वो कहने लगा, चलें अब यहाँ पे आ गई है ना, तो अब आप धूमधाम से हम दोनों की शादी कर लें। रुखसत ही कौन सा करके लाया हूँ, रुखसत करके अपने कमरे में लेकर जाऊँगा, अपने पास रखें। ये कहते हुए वो कमरे में चला गया। वो जानती थी इन्होंने जो कुछ भी किया इनकी खुशी के लिए किया, मगर वो खुद खुश नहीं था। इस चीज़ से भी इन्हें अच्छी तरह वाकफियत हासिल हो चुकी थी। बीजान मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी और अगले लम्हे इसे अपने सीने से लगा भी लिया। बीजान जैसी शफी खातून कभी इसकी ज़िंदगी में कोई आई नहीं थी। इसने हमेशा तंज करने वाली औरतें अपने चारों तरफ देखी थी। वो नरमी से कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं, आप में पैसे का कोई घमंड नहीं है। इसकी बात सुन के वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बेटा, पैसे का घमंड होना भी नहीं चाहिए। पैसा तो हाथ की मैल है, आने जाने की चीज़ है, और तुम्हें पता है इस चीज़ का घमंड तो मेरे पोते के अंदर भी नहीं है। मेरे पोते के अंदर भी नहीं है। और ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वाकई में इस अंदाज से बात नहीं कर रही, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज किस्म का था। रात के कमरे में थी, जब नई जगह थी, इसे नींद नहीं आ रही थी। इसके तायाजान की मौजूदगी में इसका निकाह हुआ था और इन्हें भी तो महज इस लड़की से जान छुड़ानी थी। वो नहीं चाहते थे कि इसकी जिम्मेदारी इन्हें उठानी पड़े। इस वजह से निकाह के लिए इन्होंने फौरन इसे हामी भर दी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कमरे में बालकनी में खड़ी हुई थी जब पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने देखा तो ज़ोहान था। एक एक कदम चलता हुआ इसके करीब आ गया, इसके मुकाबले आके खड़ा हो गया। ज़ोहान आप, वो घबराते हुए बोली। इसकी बात सुन के ज़ोहान ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। न जाने क्यों करने को ज़ोहान इसके साथ बात आया था, मगर बार बार इसकी निगाहें इसके लबों की तरफ जा रही थी जो कि कपकपा रहे थे। जी, आपको क्या बात करनी है? वो घबराते हुए बोली थी। वो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नायला से मोहब्बत करता हूँ। जी, आपकी हरकतों के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फातिमा की इस बात पे एकदम से इसे गुस्सा आया था। फातिमा के बाजू से पकड़ते हुए इसके पीछे दीवार के साथ लगा दिया। क्या मतलब है? देखिए, मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ कि आप मुझ पर रोब झाड़ सकते हैं। अगले लम्हे वो नॉर्मल हुआ, एकदम से इसके बालों में उंगलियां फंसाता हुआ इसके लबों के ऊपर झुक गया। वो इन सब के लिए तैयार ही नहीं थी कि इसे यूं अचानक अपने ऊपर झुकता हुआ देख के इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया। इसके आंखों में आंसू बहने लगे। प्लीज छोड़े, मुझे छोड़े। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। प्लीज छोड़ें। एकदम से इसके सीने पर हाथ रखते हुए एक दफा फिर से इसे खुद से दूर कर दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो इसे देखने लग गई। वो फिर से इसके करीब आ गया, इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस करता हुआ न जाने क्यों वो जुनूनी अंदाज में इसके ऊपर झुका। ये क्या कर रहे हैं? एकदम से इसे खुद से दूर धक्का दिया। वो जानता था कि वो कुछ लम्हे और मजीद इसके पास रहा तो वो मुकम्मल तौर पर बहक जाएगा। आज से पहले नायला भी इसके करीब आई थी, मगर वो इसे देख के भी कभी बहका नहीं था जैसे इस लड़की को देख के बहक गया था। शायद वो उसकी बीवी थी, इसकी महरम थी, इसके साथ एक पाक रिश्ता था। वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। इसने अपनी शर्ट उतार के दूर फेंकी और जल्दी से शावर के नीचे खड़ा हो गया। गहरे गहरे सांस लेने लगा। अपने बालों में हाथ फेरते हुए इसने अपने बालों को पीछे किया। बार बार इसका चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लगा।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या मैं? कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकता हूँ? मैं तो नायला से मोहब्बत करता था, लेकिन नायला की कुर्बत में कभी मेरा दिल ऐसे क्यों नहीं धड़का? कभी मुझे नायला की चाह क्यों नहीं हुई जैसे इस लड़की की होने लगी थी? लेकिन वो मेरी महरम है, मैं फातिमा से अपना हक ले सकता हूँ, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई। बीजान ने हम दोनों की धूमधाम से रुखसती करवानी है। मुझे क्या हो रहा है इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इसके सारे असाब तने हुए थे, इसकी वर्जिशी जिस्म पे पानी के कतरे चमक रहे थे। काफ़ी वक्त बाद वो शॉवर लेकर आया और आके आईने के सामने खड़ा अपने आप को देखने लगा। इसका वैसे जिस्म बहुत ज़्यादा हसीन था। इस हफ्ते गीले बालों को पीछे की तरफ किया, आंखें बंद की तो बेसाख्ता इसकी आंखों के सामने फातिमा का चेहरा आने लगा। इस लम्हे इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। सामने नायला का जगमगाता हुआ नंबर देख के वो खासा बेजार हुआ था। इसने बेजारी से कॉल पिक की और मोबाइल कान के साथ लगाया। तुमने शादी कर ली, तुमने निकाह कर लिया, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। देखो मेरी बात सुनो नायला, मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ। हम इस टॉपिक पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद वो नायला के पास आ गया। नायला इसे देखते एकदम से इसके अगली गले लग गई, बुरी तरह से रोने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसे इसके साथ शादी कर सकते हो? वो आंखों में आंसू लिए बोल रही थी। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है क्योंकि बीजान मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी ज़िंदगी से इसे निकाल दूंगा। परेशान मत हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला तो रोते हुए कहने लगी, नहीं ना, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी और वो इसकी पुष्ट को सहलाने लगा। अगले लम्हे इसने खुद से अलग कर दिया। वो नायला को अपने ज़्यादा करीब नहीं चिपकने देता था, मगर वो बार बार आके इसके सीने में लग रही थी, इसके गले से लग रही थी। वो इस वजह से खासा बेजार हुआ था। नायला प्लीज़, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है, प्लीज़ थोड़ा सा मुझसे दूर आ करो। वो बिल्कुल इसके करीब हो गई। देखो मैं अकेली हूँ, तुम्हें वो लड़की माइल कर रही है ना, चलो तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें ये वजूद चाहिए, मेरा वजूद ले लो। और ये सुन के इसका दिमाग ख़राब हो गया। इसने नायला को एकदम से गुस्से में खुद से दूर धक्का दिया, मगर नायला इसके गिरबान से पकड़ते हुए खुद ही जुनूनी अंदाज में इसके करीब आने लगी। नायला, वो अब की बार जोर से चिल्लाया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। वो आंखों में आंसू लिए बोली, मुझसे शादी कर लो ना। वो कहने लगा, ज़रूरत महसूस होती है? पागल हो गई हो क्या तुम? गुनाह करने की हद तक पागल हो गई हो? हाँ, मैं गुनाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। वो रोते सिसकते बोल रही थी। इसकी बात सुन के वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। इतनी रात को वो संजीदगी से गोया हुआ, जा रहा हूँ मैं, न जाने क्यों आज इसका दिल बिल्कुल नायला से उठ गया था। इसने अपना एक ही लम्हे में इरादा बदल दिया कि वो नायला जैसी लड़की के साथ वाकई में शादी नहीं कर सकता। अगर आज इसे देख के वो बहक रही है तो कल किसी और को देख कर भी बहक सकती थी। इसने नायला के माजी के बारे में भी बहुत कुछ सुना था, मगर हमेशा इसने धुतकारा था क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता था। मगर एक लम्हा लगा था इसकी मोहब्बत कहीं इसके दिल में सो गई थी, या फिर शायद इसने कभी मोहब्बत की नहीं थी। इसके जुनून की वजह से, वो इसके ज़्यादा करीब आने की वजह से वो बेजार होके इससे एतराफ़ कर देता था मोहब्बत का। मगर आज वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इसकी बातों की वजह से और इसकी हरकतों की वजह से कुछ भी इसे समझ नहीं आई। वो वापस घर आ गया, सीधा जाके अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया। इसने ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था। वो ऑफिस जाती थी, इसके साथ जाती थी, और वो ऑफिस के काफ़ी लोगों को ये पता भी चल चुका था कि इन दोनों ने निकाह किया हुआ है, मगर कोई इन दोनों से इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करता था। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। बेजान ने तैयारियां तो बहुत धूमधाम से करवाई थी और इसकी शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी जब बीजान कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। फातिमा ने निगाहें उठा के इनकी तरफ देखा और इसके लबों पे नरम सी मुस्कुराहट बिखर गई। बीजान कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा अपनी बहू के तौर पर तुम्हें देखना चाहती थी। जब से मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तब से मुझे जल्दी जल्दी पोते पोतियों की खुशखबरी सुना देना। वो मुस्कुराते हुए बोली थी और ये सुनकर फातिमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस लम्हे वो भी कमरे में दाखिल हुआ। बीजान मुस्कुराते हुए कहने लगी, माशाअल्लाह, मेरा पोता आ गया। पता है मैं क्या कह रही थी? मैं तो बस अपने पोते के बच्चे देखूंगी, इन्हें अपनी गोद में खिलाऊंगी, पता नहीं कब मर जाऊं। इसके बाद इनकी बात सुन के वो कहने लगा,
बीजान कैसी बातें कर रही हैं। ज़ुहान मोहब्बत से इनके हाथ को पकड़ गया, इनके हाथ पे बोसा दिया था। इस दौरान वो किस कदर फातिमा से मोहब्बत करने लगा था ये तो सिर्फ वही जानता था, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इसे डर लग रहा था। नायला को तो वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था और नायला को भी समझ आ गई थी। बीजान के बाहर जाते वो आके इसके सामने बैठ गया। वो जल्दी से उठ के जाने लगी। मैं चेंज करने जा रही हूँ, ये कहते हुए वो उठने लगी जब ज़ुहान ने इसके बाजू से पकड़ा था। कहाँ जा रही हो? क्या आप कुछ चेंज करने जा रही हो? वो संजीदगी से गोया हुआ उसकी बात की नासमझी के आलम में इसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मैं आपकी बात को समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? चेंज करने जा रही हूँ। इसकी बात सुन के एकदम से इसके बाजू को पकड़ के खींचकर बेड पर गिराया था और वो पके हुए फल की मानंद इसकी गोद में आ गिरी थी। क्या कर रहे हैं आप? वो घबराते हुए बोली। मोहब्बत कर रहा हूँ, वो सरगोशियाना अंदाज में बोला। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब खड़े हुए थे कि दोनों को एक दूसरे की सांसों की तपिश एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था। ज़ुहान के हाथ में इसका हाथ था। ज़ुहान प्लीज़ छोड़े मुझे, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मगर ज़ुहान इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, निकाह हुआ था, बीवी हो तो मेरी, मोहब्बत का करना तो बनता था, बहुत शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। वो नरमी से कह रहा था। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या हो गया है? क्यों मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो? अभी बीरजान क्या बोल के गई थी? इन्हें खूबसूरत से छोटे छोटे पोते पोतियाँ चाहिए। तो अब अगर तुम मुझे अपने पास नहीं आने दोगी तो पोते पोतियाँ कैसे होंगे? इसकी बात सुन के वो घबरा गई थी। क्या मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना? वैसे भी शादी तो ख़त्म हो जानी है, वो संजीदगी से बोल रही थी। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, किसने बोला कि ये शादी ख़त्म हो जानी है? मैं भला ख़त्म करने दूंगा? इतनी हसीन बीवी को कोई पागल ही होगा जो इसे अपनी ज़िंदगी से निकालेगा। ये कहते हुए एकदम से खींच के वो इसे अपने करीब करता हुआ इसके ऊपर साया फगन हुआ। वो घबराते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ दूर हटें। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर किया, मगर वह इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ अपने लब इसकी गर्दन पर रख चुका था। धीरे धीरे इसे हर पर्दे से आज़ाद करने लगा। फातिमा चाह के भी इसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और वह इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना हक जताए जा रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी इसके सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। अब की बार इसके लम्स में नरमी आई थी। वो मोहब्बत से बहुत नरमी से इसे अपने लम्स से आशनास करवा रहा था। इसका बहुत शुक्रिया, आपने अपने हाथों में दबोचा। बॉस के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर गया। रात के न जाने किस पहर वो इससे अलग हुआ तो एकदम से इसके कमरे पे हाथ रखते हुए बिल्कुल इसे अपने साथ लगा लिया। इसके सीने में अपना चेहरा छुपाया और आंखें बंद कर गया। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हारे पास। तुम सोच भी नहीं सकती कि एक महरम औरत जब करीब होती है तो तुम्हें नहीं पता इसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत देने को जी चाहता है, कितना टूट के चाहने को जी चाहता है। वो जी बहके के अंदाज में बोला तो वह इसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। इस कदर शख्स ने अपनी मोहब्बत से आशनास करवा दिया था कि वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अजीब अंदाज में इसकी धड़कनें धड़क रही थी। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। इसके हाथों को अपने वजूद पर चलता हुआ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो औंधा लेटा यूं ही नींद की वादियों में चला गया। वो आहिस्तगी से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो वो सुकून की नींद सो रहा था। वो आके साथ सोने के लिए लेटी तो वो एकदम से खींच के इसे अपने हसार में ले गया। एक दफ़ा फिर से इसका कांपता हुआ वजूद अपने बाजू में ले गया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसके बाल अभी तक हल्के हल्के गीले थे। वो यूं ही इसके बाजू के हिसार में सो रही थी। इसने आंखें खोल के देखा, वो भी नींद में था। इसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत को देखने लगी। बेसाख्ता ही फातिमा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। वो आहिस्तगी से इसने हाथ बढ़ा के इसकी बियर्ड को छुआ था। अगले लम्हे वो इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई और वो आंखें खोलता हुआ इसे देखने लगा। आहिस्तगी से इसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। क्या हो गया मैडम, ज़्यादा प्यार आ रहा है क्या शौहर पे? वो मुस्कुराते हुए बोला।
अभी वो दोनों एक दूसरे के करीब लेटे हुए थे। जब नीचे से बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आई तो वो दोनों घबरा गए। वो जल्दी से उठा, अपनी शर्ट डालता हुआ बाहर की तरफ आए तो सामने नायला खड़ी हुई थी और वो बीजान के ऊपर चिल्लाए जा रही थी, मैं इस बूढ़ी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इस बुढ़ी की वजह से जोहान मुझसे दूर गया। वो चिल्लाते हुए बोली थी जब जोहान सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीजान से इस अंदाज में बात करने की? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। वो जल्दी से नीचे की तरफ आया था। नायला इसकी तरफ आई और कहने लगी, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा है ना। वो अजीब जुनूनी अंदाज में बोल रही थी। देखो नायला, यहाँ पे फजूल का ड्रामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा इसे देख के थोड़ा परेशान हो गई। वो एकदम से फातिमा की तरफ आने लगी। इसने नायला को बाजू से पकड़ के पीछे धक्का दिया। अगले लम्हे नायला ने अपने पर्स से पिस्टल निकाली। मैं इस लड़की का भी किस्सा तमाम कर दूंगी, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। नायला, पागल हो गई हो क्या? वो फिर गुस्से में चिल्लाया था। इसकी बात सुन के नायला कहने लगी, हाँ पागल हो गई हूँ, इसका किस्सा तो मैं भी तमाम करती हूँ। ये कहते हुए वो पिस्टल इसकी तरफ कर चुकी थी। फजूल की हरकत मत करना। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो नायला को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर नायला भला कहाँ रुकने वाली थी। एकदम से इसने गोली चला दी और सामने खड़ी हुई फातिमा के सीने पर जा लगी। इसकी सफ़ेद शर्ट मुकम्मल तौर पर खून से भरने लगी थी। वो फौरन से इसे गार्ड्स के हवाले कर चुका था। इसे पुलिस के हवाले करो, पुलिस को कॉल करता हूँ, और जल्दी से इसी तरफ आया था। फातिमा नीचे गिरी हुई थी। इसकी आंखों में से पानी बहने लगा। फातिमा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ इसे अपनी बाहों में उठा चुका था और वो तकलीफ में थी। तकलीफ के आसार इसके चेहरे से नुमाया हो रहे थे। फातिमा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत से इसको अपने सीने से लगा गया। फ़ौरन इसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर इसका ऑपरेशन करने के लिए चले गए थे। इतने में पीछे से बीजान भी आ गई और बीजान भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। बेटा, मैं पहले से इस लड़की के बारे में जानती हूँ, इसने ऐसा ही करना था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालूं। वो बीजान की बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, क्योंकि डॉक्टर बार बार कह रही थी कि इनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, इनकी जान बचाना मुश्किल है। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। इसकी ज़िंदगी में आते ही पहले दिन इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे और वह हिचकियों के साथ रो पड़ा था। बीजान ने आहिस्तगी से अपने करीब कर लिया। बीजान, मैं नहीं खोना चाहता इसको, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ बीजान इससे। इसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। मेरा बच्चा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस इसके लिए दुआ करो। मुझे नफरत हो गई है नायला से। बीजान, मेरे बस में हो तो मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। इससे मुझसे मेरी मोहब्बत को छीनने की कोशिश की। वो चिल्लाते हुए बोला तो बीजान इसे हौसला देने लगी। नहीं मेरा बच्चा, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं रोना। वो मोहब्बत से बोली थी और काफ़ी वक्त गुजर चुका था। डॉक्टर ने इससे मिलने की इजाज़त दे दी थी, मगर वो अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं थी। वो अंदर की तरफ गया, फातिमा के वजूद को देखने लगा। आहिस्तगी से फातिमा के पास आया। बाहर फातिमा की बहन भी आ गई थी, निशा भी आई हुई थी। वो वैसे इससे मिलने आए थे तो इन्हें मालूम हुआ कि इसे गोली लगी है। वो दोनों परेशान होते सीधा हॉस्पिटल आ गए थे। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, रोए जा रही थी। बीजान कहने लगी, कुछ भी नहीं होता, अपनी बहन के लिए दुआ करो। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, फातिमा के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। फातिमा मेरी जान, मुझे छोड़ के मत जाना। फातिमा, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसने झुककर फातिमा की पेशानी पर बोसा दिया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। फातिमा, अगर तुम मुझसे दूर जाओगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरी जान का ख्याल कौन रखेगा? फातिमा, इसने झुककर फातिमा की पेशानी पर बोसा दिया और कमरे से बाहर आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। 2 दिन बाद इसे होश आई थी, मगर अभी भी मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। डॉक्टर कहने लगे जैसे इन्हें रूम में शिफ्ट किया जाएगा, इसके बाद इनसे मिलने की आपको इजाज़त दे दी जाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जैसे ही डॉक्टर ने इन्हें मिलने की इजाज़त दी तो बीजान, इसकी बहन, सब इससे मिले थे, लेकिन अभी तक नहीं गया था तो वो नहीं गया था। काफ़ी वक्त बाद भी इसके भरपूर जोर पर बीजान ने इसे जाने की इजाज़त दे दी। वो कहने लगा, इसकी कंडीशन कैसी है? बीजान, वो ठीक तो है ना? बीजान कहने लगी, हौसला रखो, बिल्कुल वो ठीक है, वो तुम्हारी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ के जाती। वो मोहब्बत से बोल रही थी। इनकी बात सुन के इसे कुछ हौसला हुआ और वो अंदर दाखिल हुआ। आहिस्तगी से इसके पास आया। इसने गर्दन मोड़ के देखा था। इसकी हालत बहुत बुरी हुई थी। बिखरा हुआ हुलिया, बिखरे हुए बाल,
जिन्हें इसने हमेशा जेल से सेट किया हुआ था, आकर इसके पास बैठ गया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। पागल हो क्या, मुझे छोड़ के जाना था, वो रोते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुरा दी। जाने का दिल तो था लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वो अगले लम्हे इसके करीब होता इसकी पेशानी पे अपनी पेशानी टिकाते हुए बहुत शिद्दत से रोने लगा। वो धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहला रही थी। आहिस्तगी से वो इससे अलग हुआ, दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे देने लगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, ना आपको कभी खुद से दूर जाने दूंगा। इसके हाथ को दबोचा हुआ था, जैसे इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। 2-3 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुकी थी, मगर वो इसका ऐसे ख्याल रख रहा था जैसे इसकी जान इस लड़की में बसती, और हकीकत यही थी कि इस शख्स की जान ही तो इस मासूम सी लड़की में बसने लगी थी। इससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों की एक दूसरे में जान बसने लगी थी। बिजनेस को इन दोनों ने इकट्ठा शुरू किया था, साथ में वो बिजनेस को बहुत आगे ले गए थे। वो खिड़की के पास खड़ी बड़ी बड़ी इमारत को देख रही थी। वो दोनों मीटिंग के लिए आए हुए थे। वो आहिस्तगी से पीछे से अपनी बाहों के हसार में लेते हुए नरमी से इसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ तो वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी थी। फाइनली मैं भी कामयाब हो गई हूँ, आज फाइनली मेरा अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। वैसे मैंने अपना भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। वो हंसते हुए बोली, आप बहुत बुरी हो। वो इसके नाक खींचते हुए बोला। वो मुस्कुराते हुए अपना सर इसके सीने